सर तैयारी अपनी बेहतर कैसे करें, ठीक है ना, किन किन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ना वो आपकी जो है ना कब बड़ी बन जाती है आपको पता तक नहीं चलता। तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा आपने, जैसे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, तो आप रेगुलरली है ना किन्हीं एक टीचर को फॉलो करते हुए, किन्हीं एक शिक्षक को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। नोट्स बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और वो तथ्य या फिर वो शब्द का आप प्रयोग करते हुए लिखिए जो आपको समझ आता है। टेस्ट सीरीज तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तैयारी के दौरान खुद का मूल्यांकन करने का इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दमदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सर कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अर्थशास्त्र में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टॉपिक पर बारीकी से बात करेंगे। धैर्य बना करके बैठिए। यहाँ पर देखिए, हम लोग स्पेशली चूंकि बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के लिए, तो जितने भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के हैं, अर्थशास्त्र के हैं, हिंदी माध्यम से अपना अंक बेहतर हासिल करना चाहते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, हर एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवल और केवल हम हिंदी भाषी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके इस सेशन को तैयार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिलने वाला है जो इंग्लिश माध्यम से तैयारी अपना जारी रखना चाहते हैं। चूंकि हम इसी वीडियो सेशन में ऐड ऑन करने वाले हैं कि कैसे जो है दोनों माध्यम के विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और कैसे बेहतर अंक हासिल करते हुए दुनिया के सामने अपना वो रिजल्ट लेकर के जा सकते हैं कि भाई देखिए, हमने भी कुछ अर्थशास्त्र में फोड़ा है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा समाज में क्या होती है, बढ़ती है। पूरी वीडियो के अंदर यही हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक एक बार इस पूरे सेशन को देख लीजिएगा, शायद मेरा कुछ योगदान रहे तो आप लोग इस चीज को जरूर बताइएगा। कितना ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ ये जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कुछ करने की हर संभव कोशिश करें। यहां पर देखिए, आप लोग तो परीक्षा केवल एक बार देने के लिए जाते हैं, केवल और केवल एक बार, लेकिन हम तो परीक्षा प्रत्येक बार देते हैं। जितनी बार परीक्षा होती है उतनी बार देते हैं। क्या सर आप बराबर फेल हो जाते हो? बिल्कुल। देखिए यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग तो परीक्षा आप पहली बार लिखने के लिए जा रहे हो, है ना, लेकिन हम परीक्षा प्रत्येक बार लिखते हैं और प्रत्येक बार जो है उस चीज में हम सफल भी होते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि कई सारे बच्चे जो हमसे पहले पढ़ चुके, है ना, उन चीजों को समझ चुके, बेहतर अंक हासिल कर चुके, और कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तो तैयारी करा था, बट परीक्षा के समय उनका दिमाग कहीं भटक गया या फिर उन्होंने बेहतर अंक हासिल नहीं करा है। उसके क्या कारण है, ये सब कुछ आपके साथ हम साझा करने आए हैं। हर एक टॉपिक पर बारीकी से बात करेंगे और ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि सर आपने ये चीजें पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे टिप्स भी हैं और कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं जो आपके साथ हम साझा करने आए हैं। तो पूरा का पूरा आप इस वीडियो सेशन को देख लीजिए, आपको हर एक जो चीजें हैं वो हम आपको बारीकी से समझा देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है अपनी तैयारी को लेकर के। सर तैयारी अपनी बेहतर कैसे करें, ठीक है ना, किन किन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ना वो आपकी जो है ना कब बड़ी बन जाती है आपको पता तक नहीं चलता, है ना। कहते हैं छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। बस वैसे ही यहाँ पर आपकी तैयारी धीरे धीरे से क्या क्या चीजें करनी चाहिए, है ना, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात आता है सिलेबस को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, और उसके बाद प्रश्न प्रारूप कि सर हमारा जो प्रश्न होगा वो किस तरीके से होगा परीक्षा में, उसके अनुसार अगर आप तैयारी करें, बिल्कुल वही ढांचा वही सब कुछ आपको जब मिल जाता है, आप अपनी तैयारी पर जब निकल पड़ते हैं एक बार, तो ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि उस तैयारी में आपका किसी तरह से कोई भी कमी नहीं रहता है। तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा आपने, और हर एक चीज जैसे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है, इन चीजों को देखते हुए अब आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा भाग आपका आता है प्रश्न प्रारूप का। सर ये मुझे कहां से पता चलेगा? सिलेबस तो ठीक है कि हमें वेबसाइट से पता चल जाता है, अपने बोर्ड्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, अपनी सिलेबस को देख लेंगे।
हर एक चीज पता चल जाएगा। लेकिन सर प्रश्न प्रारूप कहाँ से पता चलेगा? तो ये भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो आपका बोर्ड है उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहां पर जाइए, वहां पर क्वेश्चन पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट जरूर आपको दे दिए जाते हैं कि हाँ कुछ दिनों बाद आने वाला है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पिछले वर्ष का प्रश्न प्रारूप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक अंदाजा दे देता है, क्योंकि प्रश्न प्रारूप में बोर्ड में क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बदलते नहीं हैं। फिलहाल कहीं कहीं बोर्ड में क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है कुछ कुछ, तो आप अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से देख लीजिएगा प्रश्न प्रारूप क्या आपका होने वाला है। सर इन दोनों चीजों को देखने से हमें क्या फायदा होगा? सिलेबस को देखने से आपको चैप्टर पता चल जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और उस तरीके से आपको एक और आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो सिलेबस आपको बहुत ज्यादा इन चीजों को समझने में मदद करता है। प्रश्न प्रारूप से आपको क्या फायदा होता है कि आप बारीकी से इन चीजों को समझ पाते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये खंडित हो जाता है, और इसकी वजह से आप उस चैप्टर के अंदर उसी तरह से जो है प्रश्नों को निकालना शुरू करते हैं, उसे समझना शुरू करते हैं, और अपनी कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, बिल्कुल साफ साफ। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको परीक्षा का थोड़ा थोड़ा तो आइडिया यहीं से लग जाता है कि हाँ सर हम अपनी तैयारी बिल्कुल परीक्षा प्रारूप के अनुसार ही कर रहे हैं, जैसा आपने कहा था बस वैसा ही कर रहे हैं। दूसरी बात सर, अपना नियमित लेक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं। ठीक है, चाहे तो वो आज डिजिटल रूप में हो या आपके पास भौतिक रूप में हो, ये गुरु जो है ना आपको मदद करते हैं आपको रास्ता दिखाने में। तो आप रेगुलरली है ना किन्हीं एक टीचर को फॉलो करते हुए, किन्हीं एक शिक्षक को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। संभव अगर हो तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 2 अलग अलग टीचर्स की वीडियोस भी आप देखिए, या फिर उनसे डायरेक्टली अगर मिल पाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में हैं, स्कूल में हैं, या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं सीधे तौर पर, तो इनके लेक्चर आप रेगुलर लीजिए, टॉपिक वाइज लीजिए, जैसा कि सिलेबस में दिखाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद जब भी आप नोट्स लिखते हैं, नोट्स लिखने की प्रक्रिया में जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसको हम यहां पर डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो आपका यहीं पर अटक जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना नोट्स बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं जैसे कि किताब में दिया हुआ है, नोट्स बिल्कुल किताब से उठा उठा करके तैयार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, नोट्स बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और वो तथ्य या फिर वो शब्द का आप प्रयोग करते हुए लिखिए जो आपको समझ आता है। कुछ ऐसे शब्द किताबों में दिए रहते हैं जिसका समझ विद्यार्थियों को नहीं होता, फिर भी उन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं। यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती, और यही आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो नोट्स को जब भी लिखें तो सबसे पहले इसको करिए सरल शब्दों में। ठीक है, सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, सरल शब्दों में लिखिएगा तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये आपको रिवीजन करने के समय में भी मदद करेगा। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक ये आपका रहा, सरल शब्दों में लिखिए। दूसरा क्या होगा सर? देखो दूसरी चीज हम कहना चाहेंगे आपको, चूंकि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो कहीं भी परिभाषा का जब जिक्र होता है तो उस परिभाषा को जरा ठहर करके समझिए, चूंकि उसी परिभाषा के आधार पर बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा की जब बात आती है बिल्कुल साफ लिखिए। ठीक है, परिभाषा पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम उत्पादन पढ़ रहे हैं तो उत्पादन का एक अच्छा सा परिभाषा होना चाहिए आपके मन में, जो आप एक ऐसा परिभाषा लिखें जिसे आप लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, बहुत छोटा करने की कोशिश करिए अपने तरीके से, क्योंकि किताबों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके परिभाषाएं लिखी रहती है जो साधारण तौर पर कई सारे विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है। परिभाषा को शॉर्ट एंड सिंपल रखिएगा। ठीक है, तीसरी एक और बात इसमें जो ध्यान रखने के लिए है नोट्स के अंदर, जब भी आप कहीं भी तालिका बनाते हैं तो तालिका के अंदर कौन कौन सी चीजों को आपने शामिल किया है बिल्कुल स्पष्ट लिखिए। जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि मांग और मूल्य में संबंध बता रहे हैं। ठीक है ना, मांग का नियम पढ़ रहे हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो यहां पर हम लोग गलतियां क्या करते हैं बताते हैं आपको। गलतियां हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपना तालिका तो बना लेते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार से हमने कॉलम खींच लिया है। अब कॉलम खींचने के बाद हम लोग इसमें रो भी खींच लेते हैं। यहां तक तो मामला बिल्कुल आप लोगों का सही रहता है। सर आगे इसमें क्या गड़बड़ होता है ये बता दीजिए। देखो आगे गड़बड़ ये होता है कि आप लोग यहां पर मूल्य लिखते जरूर हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहां पर मूल्य लिख दिया। ठीक है, अगर मांग का नियम पढ़ रहे हैं तो हमने मूल्य लिख दिया, फिर यहां पर मांग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मांग का नियम है तो मांग भी लिख देंगे। यहां तक तो सबकी बात सही रहती है, लेकिन
मूल्य जो है वो आप ये लिखना भूल जाते हैं कि प्रति इकाई है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही नहीं भूलना है। जैसे कि ये तालिका अगर आप कहें तो ढांचा तो आपने सही दिया बिल्कुल, लेकिन इसमें जो कंटेंट्स आपने लिखा है जैसे कि मूल्य, तो सिर्फ मूल्य मत लिखिए, वहां पर लिखिए मूल्य और ब्रैकेट में कर दीजिए प्रति इकाई, ठीक है। यानी कि मूल्य क्या हो गया फिर प्रति इकाई। जब मांग लिखते हैं तो मांग की मात्रा लिखा करिए, ठीक है, या फिर मांग लिख दिए तो ब्रैकेट में कर दीजिए कि वो केजी में है, लीटर में है या मीटर में है, इस तरीके से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं तालिका को। अगर सही ढांचे में हम बताएं आपको तो कैसे ऐड ऑन किया जा सकता है, आगे चर्चा कर देते हैं इसकी। लो, अगर हम यहां पर आ जाएं, ठीक है, यहां पर आ जाएं, ऐड ऑन कर लेते हैं, रुकिए, ठीक है। अब आपके लिए हम सबसे पहले तालिका बना दें अगर सही ढांचे में, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक सही तालिका कैसे होती है समझिए। यहां पर हमने ले लिया है इस तरीके से, उसके बाद हम इस पर रॉ भी डाल देते हैं, ठीक है। हमने रॉ यहां पर डाल दिया, बिल्कुल सही। अब देखो, जब भी आप तालिका बनाते हैं ना, यहां पर मेरे भाई सबसे पहले मूल्य लिखिए, और मूल्य जब भी आप बताते हैं प्रति इकाई कर दीजिए, प्रति इकाई, ठीक है। अब ये जो है ना कोई भी नहीं काटेगा। दूसरी बात, जब भी आप केवल मांग लिखते हैं ना, ये गलत हो जाता है। लिखिए मांग की मात्रा, क्या लिखेंगे, मांग की मात्रा, और यहां पर क्या बता दीजिए, इकाई में, ठीक है, या फिर इकाइयों में। ये काम आप जरूर करना। अगर तालिका कहीं बनाने की जरूरत पड़ती है तो पूरी इकाई के साथ उसको बताना है, ठीक है ना। ये गलतियां आप करने से बचिएगा। तो यहां पर आपने देख लिया तालिका में आप क्या गलतियां करते हैं, इस तरीके से सीधा लिख देते हैं, ढांचा सही रहता है, कंटेंट्स गलत तरीके से लिखते हैं। तो तालिका आप बिल्कुल सही तरीके से लिखिएगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक छोटी सी बात बताते हैं आपको हम, ठीक है। तालिका लिख लिए, सरल शब्दों में आपने अपना नोट्स लिखना है पूरा, परिभाषा सही से लिखा, तालिका सही से लिखा। तालिका के बाद रेखा चित्र भी आपको तैयार करने होते हैं, और रेखा चित्र में आप गलतियां फिर से करते हैं। क्या गलतियां होती है बताते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना चाहिए, ठीक है सर, हमने ले लिया। उसके बाद बता दूं, जब भी आप इधर लिखते हैं तो कौन सी चीज लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर करिए। जैसे कि एक्स अक्ष पर मान लीजिए कि हम लिखा रहे हैं मांग की मात्रा, तो हम पूरा लिखेंगे मांग की मात्रा, ठीक है, मांग की मात्रा। और अगर संभव हो तो आप यहां पर नीचे भी कर दीजिए इकाइयों में, जैसा कि आपने टेबल में करा था, ठीक है। तो टेबल के अनुसार ही यहां पर लिख दीजिए फिर से इकाइयों में। ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, यहां पर देखिएगा, उसके बाद हम लोग वाई अक्ष पर क्या लिख रहे हैं ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि वाई अक्ष पर लिख रहे हैं हम मूल्य को, और मूल्य क्या लिख रहे हैं प्रति इकाई में, तो आप यहां पर बता दीजिएगा प्रति इकाई, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है, प्रति इकाई या फिर पर यूनिट, जो भी लिखना चाहे। अब यहां पर अगर आपने ये चीजें क्लियर कर दिया है तो जब भी आप रेखा चित्र बनाएंगे बिल्कुल सही होगा, सटीक तरीके से डेटा लेकर के काम करिएगा, रेखा चित्र आप सही बनाएंगे, अंक अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखिए एक और चीज यहां पर जो ध्यान रखना है, तालिका और रेखा चित्र का विश्लेषण करते समय बिल्कुल विश्लेषण पहले ये कर दीजिएगा कि आपने रेखा चित्र में सबसे पहले क्या दिखाया है, जैसे मांग की मात्रा है तो मांग की मात्रा बता दीजिए, वाई अक्ष पर क्या लिखा है मूल्य को, तो लिख दीजिए मूल्य को। तो ये इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा बात ध्यान दीजिए, जब अपनी पूरी तैयारी कर रहे होते ना, छोटी छोटी गलतियों करने से बचिए, और इसको जांचने का आसान तरीका है टेस्ट सीरीज। आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अगर आपकी तैयारी हो सकती है बहुत बेहतरीन है, अगर चैप्टर वाइज हो सकती है ये भी बहुत बेहतरीन है, जैसा भी हो, लेकिन अपना टेस्ट सीरीज तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तैयारी के दौरान खुद का मूल्यांकन करने का इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज हमेशा से आपको फोकस करते हुए काम करना है, ठीक है, मतलब कि कहां गलतियां हो रही है उन चीजों से सीख लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मदद करता है। उसके बाद क्या सर, यहां पर आपने देखा कि सर हमने तो तैयारी कर लिया, चलिए टेस्ट सीरीज में हमने सारी चीजें देख लिया, लेकिन क्या हम पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखें या नहीं, पढ़ें या नहीं। देखो भाई, पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र दिया रहता है, एक आप बात को समझिए लॉजिकली, तार्किक रूप से, कि सिलेबस तो आपका पिछले 5-7 साल से वही रहता है,
प्रश्न प्रारूप जहां तक है वो कम ज्यादा होते रहता है ना। कभी ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लिया गया, कभी सब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लिया गया, तो ये सब चीजें बदलती है। जब तक आपका सिलेबस नहीं बदल रहा है, पिछले मान लीजिए 5-7 साल से आपके सिलेबस नहीं चेंज हुए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो भी लगभग वहीं से तो रहेगा, है ना। तो इसलिए पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है आपके लिए कि आप पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी चीजें आइडिया लग जाती है। और कई बार तो कई सारे बोर्ड्स में ऐसा भी होता है कि पिछले बोर्ड्स में जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल ऑप्शन के सहित वैसे ही प्रश्न डाल दिए जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल जाता है। तो इस चीज के लिए अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। तो मेरे मायने में आप प्रश्न पत्रों को जरूर हल करिए जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कोई 10 वर्षों का पढ़ ले, कोई 5 वर्षों का पढ़ ले, लेकिन कम से कम आप पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र जरूर से जरूर हल करिएगा। उसके बाद क्या है, कई सारे बोर्ड्स में ऐसा भी होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अब उनके लिए बात यह रहता है कि सर हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लें, बहुविकल्पीय प्रश्न सही कर लें, तब तो फिर पूरे के पूरे अंक हासिल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, तो वही काम आपको करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। हर एक चैप्टर आपने जैसे तैयारी करा है वैसे ही आपको स्टेप वाइज बढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर मान लीजिए आपने तैयारी कर लिया बहुत अच्छे से, तो चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से हो सकते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। अगर आइडिया नहीं लगता है, फिर से कह रहे हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिएगा, वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्न दरअसल चैप्टर 1 से पूछा है या चैप्टर 2 से, तो वहां से भी आप छांट करके कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उन सभी को अलग से कर लें तो ज्यादा बेहतरीन होगा उन बच्चों के लिए जहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अन्यथा चूंकि जहां पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कम रहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर, तो आपकी वो तैयारी के दौरान ही सारी चीजें कवर हो जाती है। कंसेप्ट जब क्लियर रहता है बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटते हैं, ध्यान रखिएगा। सर रिवीजन की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन सर रिवीजन किस ढंग से करें। देखो, रिवीजन करते समय छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि अपना जो नोट्स लिखा हुआ है ना, वो नोट्स की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब अपने नोट्स को पलटिए। उस समय आपको किताबों को पढ़ने से बचना है। अगर कुछ ऐसा लगे कि नहीं सर मैंने जो है अपने नोट्स में कुछ चीजें मिस करा है, कुछ चीजें छूट गई है, तो उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, है ना, जाकर के किताब में उस कंटेंट को पहले पढ़िए। और अगर नहीं समझ आता, थोड़ा बहुत भी नहीं समझ आ रहा, तो किन्हीं ना कहीं वीडियो सेक्शन पे जाइए। बहुत सारे वीडियोस आजकल मिल जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर आप जो है वो इन चीजों को देख सकते हैं। मतलब कि अपना नोट्स को सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए रिवीजन करने के टाइम में, ठीक है। और क्या, चूंकि ये रिवीजन हम लोग जब करते हैं, एक बात और भी गलती करते हैं कि हम अपने डायग्राम का अभ्यास नहीं करते, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखते चले जाते हैं। और यही गलतियों करने से आपको बचना है। आपको टेबल के साथ साथ में रेखा चित्र पर भी विशेष ध्यान देते हुए काम करना है। मतलब कि टेबल भी यानी कि तालिका और रेखा चित्र पर भी काम करने हैं, ठीक है। टेबल और डायग्राम पर भी काम करने हैं, टेबल एंड डायग्राम, ध्यान रखिएगा दोनों चीजों पर, ठीक है। चाहे तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, अंग्रेजी माध्यम का हो, सबके लिए ये जरूरी है, टेबल भी डायग्राम भी। रिवीजन करते वक्त नोट्स को देखिए। नोट्स में सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, सिद्धांत आपने पढ़ लिया, नहीं, टेबल और डायग्राम का भी प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें एक छोटी सी और बात, जब भी आप टेबल या फिर डायग्राम लेते हैं तो गलतियां इस बात का करते हैं कि इसमें जो हमने कहा आपको कि यहाँ पर जैसे कि आपने लिखा मूल्य, मांग, सिर्फ इस तरीके से लिख दिया। नहीं, मूल्य लिखिए तो बता दीजिए कि प्रति इकाई मूल्य है। मांग की मात्रा लिख रहे हैं तो बता दीजिए कि इकाइयों में लिखा हुआ है, केजी में लिखा हुआ है, लीटर में लिखा हुआ है, मीटर में लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब रिवीजन करते वक्त भी इन चीजों को ध्यान में रख करके ही काम करने हैं, ठीक है, भले आपकी राइटिंग कुछ भी हो। उसके बाद यहां पर मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। टेबल और डायग्राम में क्या शामिल करना, आपको इकाइयों को शामिल कर लेना है। चलिए, उसके बाद एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर आपके लिए मैंने शामिल करा है कि कैसे लिखें प्रश्नों का बेहतरीन उत्तर। बेहतरीन उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। अभी तक आपने देखा होगा हमने बार बार एक ही चीज पर फोकस करा है। शुरुआत से आपको दिखाते हैं हम। यहां पर जब मैंने आपको कहा है ना कि हमेशा क्या करिए, सरल शब्दों में लिखिए। परीक्षा में भी आपको क्या करना है, अपने प्रश्न को क्या करना है, पहले समझना है, प्रश्न का भाग समझना है कि प्रश्न को कितने भाग में तोड़ तोड़ करके पूछा हुआ है,
कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न 2 भाग में होता है और आप केवल एक ही भाग का उत्तर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। यही गलती से बचना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उनके भागों को समझिए और उसके प्रत्येक भाग का उत्तर आप सही तरीके से सरल शब्दों में देने की कोशिश करिए। कोई भी किताबें बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा में ये प्रश्न में लिखा भी जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इसका सही अर्थ यही है कि आप अपने जब सरल शब्दों में उत्तर देते हैं तो जो व्यक्ति को क्वेश्चन पेपर आपका देख रहा होता है या फिर आपकी कॉपी जांच रहा होता है, उसको भी ये चीजें आसानी से समझ आता है और वो आपको पूरे के पूरे अंक दे करके जाएगा, ठीक है ना। उन्हें भी किताबी भाषा अगर नहीं समझ आया तो बस अंक भी उसी तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट लिखिए, उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर परिभाषा के साथ में मान लीजिए किसी का फॉर्मूला आ रहा है, सूत्र आ रहा है, जैसे मान लीजिए खास करके आपको पूछ दिया जाता है कि औसत उत्पादन क्या होता है, ठीक है। अब औसत उत्पादन क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं कि सर कुल उत्पादन को क्या करते हैं ना, कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग दे देते हैं। तो आप नीचे लिख दीजिए कि परिवर्तनशील साधन को हमने क्या किया है, लिया है यहाँ पर, तो परिवर्तनशील साधन, समझ पा रहे हैं, और ऊपर में आपने बता दिया कुल उत्पादन। तो ऐसे जो है भाग करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं, मतलब सूत्र जरूर डाल दीजिए। कई बार होता है कि परिभाषा लगता है कि आपको सिर्फ परिभाषा पूछा है कि औसत उत्पाद को परिभाषित कीजिए, सिर्फ आप लाइन बाय लाइन लिख करके चले जाते हैं, फॉर्मूला होता ही नहीं है। नहीं, परिभाषा लिखने के बाद अगर उसका सूत्र है तो आप सूत्र भी उसके साथ में जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। उसके बाद तालिका और रेखा चित्र, जो मैंने बार बार कहा है, तालिका और रेखा चित्र को बिल्कुल स्पष्ट बनाइए, क्लियर बनाइए, जिससे कि समझ में आए कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात हो गई है जो कि आपके लिए जरूरी था। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया। और परीक्षा में 2 चीजों से बचना है ना। एक तो बगल वाले को मदद करने से, ठीक है ना, और एक दूसरी बात कि बगल वालों से मदद लेने में। सिर्फ मदद लेने में क्या दिक्कत है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े, ठीक है ना, और उनके मन में जो भी जवाब आता है वो लिखते चले जाते हैं। उनको लगता है कि कॉपियां भरने से अंक आते हैं, और इन केस आप किसी भी प्रश्न में फंस जाते हैं और उसी बच्चे से आप पूछ रहे होते हैं तो आपको सीधा सीधा वो जवाब बता देगा जो वो लगाया है ना, क्योंकि उसको कोई ऐसा झंझट है ही नहीं। उसको तकलीफ एग्जामिनेशन के बाद आती है, जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, ठीक है। आपको तकलीफ अभी आएगा, ठीक है ना। जो अभी मेहनत कर रहा होता है दिक्कतें उसे आती है, जो इस वक्त कोई तैयारी नहीं कर रहा उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद दिक्कत होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा है, फिर से कह रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका लिख रहे हैं, तो जो बच्चा सामने बैठा है या फिर ये आगे हो या फिर आपसे पीछे हो, ये दोनों को मान करके चलिए, ये मूर्खानंद है ना, ये मान करके चलिए इनकी तैयारी वो नहीं है जो आपकी तैयारी है। आपको अपनी तैयारी बेस्ट करनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी उत्तर पुस्तिका को लिखना है। इनसे वो चीजें मदद लेना है जो मान लीजिए कि आपने स्केल छोड़ दिया घर में ही, आपको लेना था, वहां पर डायग्राम बनाने होते हैं, तो वो चीजें आप लीजिए। पेन लेना है ना, बीच में ही आपका कलम धोखा दे गया तो पेन ले लीजिए मदद के लिए। इन सारी चीजों को लीजिए, यानी कि औजारों को लीजिए, ना कि उनके आंसर्स को। हमने उत्तर को कभी नहीं कहा कि दूसरे की उत्तर पुस्तिका देख करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका तैयार कर लीजिए। मैं ऐसा आपको कभी सलाह देता ही नहीं। मैं ये मान करके चलता हूं कि जो आपसे आगे बैठे हुए हैं या फिर जो आपसे पीछे बैठे हुए हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे होंगे साधारण तौर पर, ये हम मान करके चलते हैं। वो अपनी तैयारी अगर बेस्ट किए हुए हैं तो उन्हें मुबारक, पीछे वाले अगर बेस्ट किए हुए हैं तो उन्हें मुबारक। हम अपनी तरीके से लिखेंगे, अपनी पोटेंशियल की जांच वहां पर होती है। आप सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि आप अपनी इच्छाओं को भी जांच रहे हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ा था। अब आपके अगर अंक कम आते हैं तो और भी आगे आप क्या कर सकते हैं, ये चीज आपको मोटिवेट करता है। समझ पा रहे? अगर आपके अंक कम आए हैं और आपने बहुत ज्यादा मेहनत करा था, मोटिवेशन वहां से मिलती है। आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया और उसके अनुकूल आपको परिणाम मिले, आपको और भी ज्यादा मजा आता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल रही है। समझ गए? तो आज का ये वीडियो सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत संक्षिप्त में मैंने सारी चीजों को बताने की हर संभव कोशिश करी है। अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल आप लोगों के रह जाते हैं जरूर बताइएगा, और उन सवालों का जवाब के लिए भी जरूर तैयार रहिएगा कि किस तरीके से हम जवाब आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जय हिंद। आज इस वीडियो में इतना ही।